नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में। मैं हूं आपके साथ निशा। दर्शकों, आज ब्लैक बॉक्स में हम बात करेंगे महाराष्ट्र के पुणे का जो पोश कांड है, जो लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। महाराष्ट्र के पुणे का पोश कांड क्या है, अभी तक इसमें क्या क्या हो चुका है, तमाम जानकारी आज के इस खास कार्यक्रम में आप सभी तक हम पहुंचाएंगे। क्योंकि महाराष्ट्र के पुणे में एक नाबालिग ने अपनी तेज रफ्तार पोस्ट कार से 2 लोगों को टक्कर मार दी। ये घटना शनिवार 18 मई को पुणे के कल्याणी नगर इलाके में हुई। हादसे में बाइक सवार अनीश अवधिया और अश्वनी कोस्टा दोनों की मौत हो गई। घटना के बाद अभियुक्त को गिरफ्तार कर पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ नाबालिग को जमानत दे दी, लेकिन इन शर्तों को लेकर एक नई बहस अब छिड़ चुकी है। लोगों ने जमानत देने पर सवाल उठाया तो पुलिस ने फिर से मामला दर्ज किया। इस मामले में लड़के के पिता के साथ साथ उस पब के मैनेजर और कर्मचारियों के खिलाफ भी पुलिस ने मामला दर्ज किया है। जहां लड़के ने शराब पी थी, उन पर आरोप है कि बच्चे की उम्र कम है, इसकी जानकारी कितनी है, उम्र कितनी है, इसकी जानकारी लिए बिना ही उसे शराब दे दी गई। वहीं पिता पर आरोप है कि उन्होंने नाबालिग बेटे को कार चलाने की इजाजत कैसे दे दी। पुलिस ने सोमवार 21 मई को नाबालिग के पिता समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें बार के मालिक, मैनेजर और बारटेंडर भी शामिल है। एफआईआर के मुताबिक लड़के ने कल्याणी नगर के पास 2 पब में जाकर शराब पी थी, जिसके बाद उसने देर रात बिना लाइसेंस के लापरवाही से कार चलाते हुए पल्सर सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी। अब हम समझेंगे कि एफआईआर में क्या है। एफआईआर के मुताबिक एक ग्रे रंग की कार को नाबालिग चला रहा था और उसने बाइक सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी। इसके मुताबिक हादसे के वक्त नाबालिग के साथ उसके कुछ दोस्त भी थे। शनिवार 18 मई की देर रात 10 से 12 बजे के बीच सभी लोग पार्टी करने के लिए पुणे के मुंडवा इलाके के एक होटल में गए। यहां उन्होंने अलग अलग तरह की शराब पी, लेकिन पार्टी यहां खत्म नहीं हुई। एफआईआर के मुताबिक इसके बाद सभी लोग रात 12 से 1 बजे के बीच मुंडवा इलाके के एक दूसरे होटल में गए। एफआईआर के मुताबिक सभी दोस्तों ने यहां भी शराब पी थी। इसके बाद सुबह करीब 2:30 बजे एक महंगी ग्रे रंग की कार चलाते हुए उसने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक पर सवार 2 लोगों की मौत हो गई। एफआईआर में यह भी बताया गया कि इस कार के दोनों तरफ कोई नंबर प्लेट नहीं है, जबकि कार चला रहे नाबालिग की उम्र 17 साल 8 महीने है। कोर्ट ने नाबालिग को जमानत दे दी है, लेकिन जो शर्तें लगाई गई हैं उन्हें लेकर बहुत सारे लोग हैरानी जता रहे हैं। वो शर्तें क्या हैं, आप भी सुन लीजिए। पहली शर्त ये रखी कि नाबालिग अभियुक्त को 15 दिन तक ट्रैफिक पुलिस के साथ चौराहे पर खड़े होकर ट्रैफिक में मदद करनी होगी। इसके साथ ही ट्रैफिक नियमों को समझने के बाद एक रिपोर्ट तैयार कर आरटीओ को सौंपनी होगी। ये पहली शर्त रखी। दूसरी शर्त सुनिए, बच्चे को सड़क दुर्घटनाओं और उनके समाधान पर 300 शब्दों का निबंध लिखना है। मतलब निबंध लिखकर वो बच्चा जो है, वो नाबालिग है, वो छूट गया। तीसरी शर्त, नाबालिग को शराब छोड़ने के लिए मनोचिकित्सक विशेषज्ञों से इलाज कराना होगा। चौथी शर्त क्या थी, नाबालिग को शराब से छुटकारा पाने के लिए मुक्तांगन व्यसन मुक्ति केंद्र की मदद लेनी चाहिए। पांचवी शर्त भी सुन लीजिए, अगर भविष्य में वह कोई दुर्घटना देखे तो उसे दुर्घटना पीड़ितों की मदद करनी होगी। हादसे में जान गंवाने वाले 24 साल के अनीश अवधिया मध्य प्रदेश में उमरिया के बरसिंहपुर पाली के रहने वाले थे। 2 भाइयों में बड़े अनीश पुणे में एक निजी सॉफ्टवेयर कंपनी में इंजीनियर के तौर पर काम करता था। उसके पिता ओम प्रकाश अवधिया प्रिंटिंग प्रेस चलाने का काम करते थे। अनीस के छोटे भाई भी पुणे में पढ़ाई करते हैं। वही हादसे में
दूसरी मौत मध्य प्रदेश के जबलपुर की रहने वाली अश्वनी कोस्टा की हुई है। अश्वनी के पिता बिजली विभाग में काम करते हैं और उनका भाई बेंगलोर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अश्वनी भी पुणे में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर एक निजी कंपनी में काम कर रही थी। पिता सुरेश कोस्टा ने कहा, इस लड़ाई को हम लड़ेंगे ताकि बेटी को इंसाफ मिल सके। आखिर कैसे इतने बड़े हादसे के बाद भी आरोपी को जमानत मिल गई? मृतक लड़की के एक रिश्तेदार ने मीडिया से बात करते हुए कहा, ये रात में एक्सीडेंट हो गया। 2:30 बजे एक नाबालिग लड़के ने कार से टक्कर मार दी। ऐसी टक्कर मारी कि बेटी 10-15 फीट उछलकर नीचे गिर गई। उसका सर फट गया, हाथ फ्रैक्चर हो गया। उसके बाद प्रशासन ने, उच्च स्तर के नेता और रसूखदार लोग इस बेटी को ऐसे लड़के ने एक्सीडेंट किया जो बहुत बड़े बिल्डर का बेटा है, अग्रवाल है। उन्होंने कहा, हमारा संविधान क्या बोल रहा है? इस समय की 1 घंटे में ऐसे जमानत हो जाती है क्या? किसी की जान चली जाए और 1 घंटे में जमानत। गरीब व्यक्ति होता है तो उसकी जमानत होती है। इसको छोड़ा कैसे गया? नाबालिग लड़का एक्सीडेंट करे, रविवार के दिन कौन सा कोर्ट, स्पेशल कोर्ट लगता है? वहां से जमानत होनी ही नहीं चाहिए। प्रशासन क्या कर रहा है? ये तमाम उंगलियां उठ रही हैं। अब अभियुक्त शराब के नशे में कार चला रहा था। स्थानीय लोगों ने अभियुक्त को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। आपको बता दें, अभियुक्त की उम्र 18 साल से कम होने के कारण पुलिस ने उसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड या किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया। इसके बाद अभियुक्त को कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी गई, लेकिन इस तुरंत मिली जमानत से कई लोग नाराज दिखे। लोग पूछ रहे हैं कि अभियुक्त को इतनी जल्दी जमानत कैसे मिल गई? इसके बाद पुलिस ने अभियुक्त को दोबारा हिरासत में लेकर किशोर न्याय बोर्ड के सामने पेश किया। बोर्ड ने अभियुक्त की जमानत रद्द कर दी और उसे बाल सुधार गृह भेजने का आदेश दिया है। इस सबके बीच कई सवालों और मुद्दों पर चर्चा हो रही है। पुलिस ने कौन सी धाराएं लगाई है, साथ ही मामले के कानूनी पहलुओं और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के अधिकार क्षेत्र और उसकी कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि ये जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है वो वास्तव में काम कैसे करता है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, जुवेनाइल आपको बता दे, जस्टिस एक्ट पुलिस की भूमिका और कानूनी मामलों पर विस्तार से बातचीत करता है। आइए जानते हैं इसको लेके तमाम कुछ जो अहम बातें हैं कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड क्या है। सबसे पहले हम इसको समझेंगे। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड उन अभियुक्तों से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए काम करता है जो 18 वर्ष से कम उम्र के होते हैं। अभियुक्त की कम उम्र होने के कारण कानूनी मामलों से निपटने के दौरान इन मामलों को अलग तरीके से निपटाया जाता है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड इसलिए अस्तित्व में है क्योंकि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में एक जज और बच्चों से जुड़े मामलों के क्षेत्र में एक अनुभवी सामाजिक कार्यकर्ता शामिल होते हैं। इसके अलावा महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अधिकारी भी होते हैं। ऐसे मामलों में सभी को मिलकर निर्णय लेना होता है क्योंकि अभियुक्त कानून से अनभिज्ञ होता है, उसको कानून की इतनी समझ नहीं होती है। इसलिए बच्चों के हित की देखभाल करना, उनके उचित अधिकारों की रक्षा करना और संबंधित सामाजिक मुद्दों की जांच करना इस जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के काम की पहली शर्त है। वास्तव में काम के पीछे यही इनका मुख्य उद्देश्य होता है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड एक्ट के तहत काम करती है। ऐसे अभियुक्तों के हितों की रक्षा के लिए अपेक्षा की जाती है कि बोर्ड कानून की सही तरीके से व्याख्या करे। आपको बता दें कि पूरे कार हादसा मामले में राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वह जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के फैसले से स्तब्ध है। आपको बता दें, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड एफआईआर दर्ज नहीं करता है, इसे पुलिस दर्ज करती है। वो पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि अब पुलिस पर तमाम सवाल उठ रहे हैं कि अगर पुलिस को लगा कि अभियुक्त बालिग है तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत मामला दर्ज क्यों किया, क्योंकि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में जो नाबालिग होते हैं उनमें मामला दर्ज किया जाता है। उन्होंने ये भी कहा
कि जब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में केस शुरू होता है तो इस मुद्दे पर विचार किया जाता है कि क्या वाकई अभियुक्त को पता है कि उसने कितना गंभीर अपराध किया है, या क्या अपराध करते वक्त वो पूरी तरह से सचेत था या नहीं। अगर जमानत का आवेदन देते वक्त ये दस्तावेज उपलब्ध हो जो साबित कर सके कि अभियुक्त 18 साल से कम उम्र का है और इसमें कोई संदेह नहीं है, तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ये मान लेता है कि अभियुक्त को कानून की जानकारी नहीं है और फिर उसे जमानत दी जा सकती है। उम्र के लिए सबूत के तौर पर स्कूल प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र और समान जन्मतिथि वाले कुछ दूसरे दस्तावेज शामिल हैं। इन दस्तावेजों में अभियुक्त की उम्र 18 साल से कम होनी चाहिए। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट अब कैसे काम करता है हम इसको भी समझेंगे, क्योंकि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की संरचना बिल्कुल अलग है। हमारा देश दंडात्मक देश है, यानी सजा को महत्व दिया जाता है। एक बार जब किसी व्यक्ति को सजा मिल जाती है तो मान लिया जाता है कि समस्या खत्म हो गई है, लेकिन दुनिया भर में इस सोच को बेहद पिछड़ी सोच माना जाता है। तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जैसे कुछ कानून सुधारात्मक या रचनात्मक सजा पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इस मामले में जमानत देते समय जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने जो शर्तें रखी हैं उन्हें सजा नहीं माना जा सकता। जिन शर्तों के आधार पर जमानत दी गई, जैसे निबंध लिखना, 15 दिन ट्रैफिक पुलिस के साथ यातायात रेगुलेट करना। इस मामले में महत्वपूर्ण बात यह है कि जमानत मिलने के बाद एक व्यापक गलत धारणा थी कि उसे रिहा कर दिया गया क्योंकि वह अमीर परिवार का बेटा था, लेकिन वास्तव में उसे रिहा नहीं किया गया, उसे जमानत दी गई है। वो आगे वकील ने कहा भी कि दूसरे शब्दों में जब उसे जेल भेजने या जमानत देने की बात आती है तो जमानत दी जानी चाहिए क्योंकि वह एक संदिग्ध अभियुक्त है। इसलिए हम जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड द्वारा लिए गए फैसले को अनुचित नहीं कह सकते। अब आपको बता दें, जो पुणे पोस्ट कांड हुआ है इसकी तुलना निर्भया केस से की जा रही है। तो क्या निर्भया केस से इसकी तुलना करना सही है या गलत? क्योंकि सोशल मीडिया पर इस मामले की तुलना दिल्ली के निर्भया केस से की जा रही है। ये पूछे जाने पर कि इन दोनों घटनाओं में क्या समानताएं और अंतर है, आपको बता दें एडवोकेट सरोदे कहते हैं कि इस घटना में शराब के नशे में एक नाबालिग के लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण 2 लोगों की मौत हो गई। ये बहुत गंभीर अपराध है, लेकिन सबसे पहले ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि ये कोई अमानवीय या क्रूर अपराध नहीं है। उन्होंने कहा, दिल्ली में निर्भया मामले में फैसला एक क्रूर अपराध के लिए था। उसमें अभियुक्तों ने एक इंसान के साथ, उसके शरीर के साथ गलत बर्ताव किया, अत्याचार किया। वो मामला पुणे मामले से अलग है। आपको बता दें, उन्होंने आगे कहा कि इस मामले में एक शख्स की गैर जिम्मेदारी की वजह से हादसा हुआ। हालांकि अभियुक्त पर इस आधार पर मुकदमा चलाया जा सकता है कि वो वयस्क होने ही वाला है और उसे मामले की गंभीरता का एहसास हो सकता है। वो संज्ञान या समझ की उम्र में है। इस मामले में अभियुक्त की उम्र आपको बता दें कि 17 साल 8 महीने है, इसलिए उसे प्राथमिक स्तर पर बालिग नहीं मान सकते। उन्होंने कहा कि अगर अभियुक्त की उम्र इतनी है कि समझा जा सके कि उसे बिना लाइसेंस और बिना नंबर प्लेट की गाड़ी चलाने के क्या परिणाम हो सकते हैं, शराब पीकर गाड़ी चलाने के क्या परिणाम हो सकते हैं, ये सब पता हो तो भी उस पर आगे की कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पुलिस तुरंत हार गई। क्या पहले भी कभी ऐसा हुआ है जब नाबालिग को बालिग माना गया है? ये प्रश्न आज बहुत सारे लोगों के मन में उठ रहा होगा। तो हम बोलेंगे हाँ, क्योंकि ऐसे केस बहुत सारे सामने आए जहां जघन्य अपराध को अंजाम देने वाले 4 ऐसे ही केस के बारे में हम आपको बताएंगे जिनमें आरोपी नाबालिग थे। सबसे पहला केस अगर आपको याद हो तो कठुआ में 8 साल की बच्ची से गैंगरेप। साल 2018 की बात है ये, जब जम्मू कश्मीर के कठुआ में 8 साल की बच्ची से गैंगरेप और हत्या के मामले में एक नाबालिग समेत 7 लोगों को आरोपी बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2022 में नाबालिग अपराधी पर वयस्क की तरह केस चलाने का फैसला सुनाया था।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में भारत में बढ़ रहे किशोर अपराध पर भी चिंता जाहिर की। अब यह मामला पठानकोट के सेशन कोर्ट में अंडर ट्रायल है। दूसरा मामला हम बात करें तो गुरुग्राम के स्कूल में 7 साल के बच्चे की गला रेतकर हत्या की गई थी। 2017 की बात है जब हरियाणा के गुरुग्राम के एक स्कूल में 7 साल के बच्चे की गला रेतकर हत्या कर दी गई। इस मामले में सीबीआई ने स्कूल के ही 11वीं क्लास के एक नाबालिग छात्र को दोषी पाया था। अपराध की क्रूरता को देखते हुए अक्टूबर 2022 में जुवेनाइल कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ वयस्क की तरह केस चलाने की बात कही थी। इस फैसले के 3 दिन बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग आरोपी को जमानत पर रिहा कर दिया था। तीसरा केस है, आपको बता दें, नाबालिग आरोपियों पर मर्डर केस मई 2022 को दिल्ली में 17 साल के 2 नाबालिग लड़कों ने मिलकर एक शख्स की हत्या कर दी थी। सितंबर 2023 में दिल्ली की एक अदालत ने हत्या के इस मामले में दोनों आरोपी के खिलाफ वयस्कों के रूप में मुकदमा चलाने का निर्देश दिया, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक आरोपियों ने पीड़ित के सिर पर पहले कांच की बोतल मारी, फिर उसकी छाती पर भारी पत्थर और देसी पिस्तौल के बट से हमला किया था। अपराध की जघन्यता को देखते हुए अदालत ने कहा कि दोनों ने हत्या की घटना को साजिश के तहत अंजाम दिया था। आरोपी इससे पहले भी एक अन्य मामले में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत गंभीर मामले में सजा काटने के बाद बाल सुधार गृह से बाहर आए। इन्हीं वजह से कोर्ट ने उनके खिलाफ बालिग की तरह केस चलाने की बात कही। चौथा केस अगर आपको याद हो तो 10 साल के लड़के से अप्राकृतिक यौन संबंध के बाद हत्या। ये घटना जून 2017 की है। हैदराबाद में 17 साल का एक नाबालिग खेलने के बहाने 10 साल के एक बच्चे को लेकर पास के ही सरकारी स्कूल की छत पर गया, जहां आरोपी ने बच्चे के साथ अप्राकृतिक तरीके से रेप किया और फिर लोहे की पाइप उसके सिर पर मारकर उसकी हत्या कर दी। इतना ही नहीं, नाबालिग ने 8 दिनों तक शव को छिपाकर भी रखा। मतलब एक नाबालिग बच्चा जिसको इतनी समझ भी नहीं, वो उस शव को छिपाकर भी रख रहा 8 महीने तक। इस मामले में आरोपी को बालिग की तरह सजा सुनाई गई है। नाबालिग को किस तरह के अपराधों में बालिग मानकर उस पर मुकदमा चलाया जाता है, ये भी आप समझ लीजिए, क्योंकि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 15 में कहा गया है कि जब 16 साल या उससे अधिक उम्र का बच्चा जघन्य अपराध जैसे हत्या, रेप, जानलेवा हमला करता है तो किशोर न्याय बोर्ड तय करेगा कि उसके साथ नाबालिग जैसा व्यवहार हो या नहीं हो। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड यह अपराध और उसे अंजाम देने के तरीके को देखकर तय करता है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ये तय करते समय इन बातों की जांच करता है। अपराध को अंजाम देने के समय आरोपी की क्या मंशा थी, पहली बात। दूसरी, उसकी शारीरिक क्षमता कितनी थी। तीसरा, अपराध के परिणामों को लेकर उसकी समझ कितनी है। अपराध करने के समय की परिस्थिति क्या थी। इस कानून के सेक्शन 18(3) के तहत यदि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड नाबालिग पर वयस्क के रूप में केस चलाने की सिफारिश करता है तो सबूतों के आधार पर कोर्ट आगे की सुनवाई करती है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में बदलाव के बाद निर्भया रेप केस के इकलौते नाबालिग आरोपी को 3 साल की सजा 1 सितंबर 2013 को सुनाई गई थी। जुवेनाइल जस्टिस ने नाबालिग आरोपी का अपराध हीनियस क्राइम या जघन्य अपराध माना था। इस केस से जुड़ा ये इकलौता आरोपी था जिसका नाम और चेहरा दुनिया के सामने नहीं आया। तो दर्शकों, शराब, लग्जरी कार और स्पीड ड्राइविंग, 2 मौतों के जिम्मेदार नाबालिग की रिहाई क्या सही है? पुणे पोस्ट कांड पर कितने सारे अब सवाल उठ रहे हैं। अब तक इस केस में क्या क्या हुआ, अब जमानत रद्द हो चुकी है, अब आगे क्या क्या कार्रवाई होगी, क्या क्या इस पुणे पोस्ट कांड में क्या क्या नए नए खुलासे होंगे, नाबालिग को कब मिलती है वयस्कों जैसी सजा, तमाम अपडेट, तमाम जानकारी आप तक साझा की, क्योंकि महाराष्ट्र के पुणे में एक नाबालिग ने अपनी तेज रफ्तार पोस्ट कार से 2 लोगों को टक्कर मार दी। अब इस केस में तमाम बड़े सवाल, तमाम बड़े प्रश्न उठ रहे हैं और तमाम डेली नए नए अपडेट इस केस में हमको देखने को मिल रहे हैं।
ब्लैक बॉक्स के खास कार्यक्रम में दर्शकों फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।